अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अरूबा और मैं आपको वेलकम करती हूं अरूबा स्पीच एंड लैंग्वेज ऑयसिस में, जहां पे आपको बहुत सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्वैकरी यानी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स का हमारी फील्ड में क्या रोल है और ये पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को। बहुत स्पेशल गेस्ट को जिनका नाम है मिस जेनेट शनील। तो चले हम उनको वेलकम करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जेनेट, कैसी हैं आप? मैम, आप कैसी हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हुआ है। ऑडियो हेलो, कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जेनेट, अस्सलाम कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इस बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के टॉपिक पे आपने डिस्कशन करने के लिए हमारे लिए टाइम निकाला है। तो सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दें कि बेसिकली आप क्या करती हैं, आपका किस फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है एंड ऑल दैट। माय नेम इज जैनेट एंड आई एम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मैंने बैचलर्स इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया है फ्रॉम राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज एंड मैंने मास्टर्स इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सो बेसिकली मेरी एजुकेशन 6 इयर्स की है इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। एंड मैंने पहले हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ 3 इयर्स काम किया एंड 2 इयर्स से मैं स्पेसिफिकली ऑटिज्म के साथ जो है वो काम कर रही हूँ। सो टोटल मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द प्रोफेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है। एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं मैम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है। एंड इससे नॉट जस्ट मुझे लगता है प्रोफेशनल्स, बट मुझे लगता है इससे पेरेंट्स को और बहुत सी फैमिलीज को बहुत सी चीजें जो हैं वो लर्न करने को मिलेंगी। सो इट्स अमेजिंग एंड हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। अच्छा जेनेट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आज हम आपसे ये जानेंगे कि क्वैकरी की वजह से पेशेंट्स और फैमिलीज को किन चैलेंजेस का सामना होता है और इस मसले का बेसिकली हल क्या हो सकता है, ठीक है ना। और आप मुझे ये बताएं, फर्स्ट मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में लोगों को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है? ये मसला आम लोगों में इतना कॉमन क्यों नहीं है? सबसे पहले तो आई थिंक लोगों को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स themselves हैं क्या, उसकी जो है इंफॉर्मेशन इतनी है नहीं। कि रुक रुक के बोलना जिसको हम स्टैमरिंग कहते हैं, तोतलापन जिसको हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं, ये एक ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। और इनकी जो ट्रीटमेंट है या जो मैनेजमेंट है वो एक सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। ये बहुत से पेरेंट्स हैं या बहुत से लोग हैं जिनको इन चीजों का पता नहीं है। सेम केस जैसे ऑटिज्म हो जाए, सेरिब्रल पॉलिसी हो जाए, डाउन सिंड्रोम हो जाए, इन सब बच्चों की जो स्पीच है वो अफेक्टेड होती है। और उसके लिए डेफिनेटली हमारा जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट क्योंकि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पीच की प्रॉब्लम्स आती हैं इन केसेस में, वो कभी आगे बात जाती ही नहीं है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तक वो बात आती ही नहीं है। सो ऑब्वियसली जाहिर है ये इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अवेयरनेस नहीं है। और जहां तक आप मेरे से पूछ रही हैं, मुझे लगता है इसके दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस। सबसे पहले तो आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट या बहुत इजीली अब हम एज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है अपनी अवेयरनेस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैम आपका प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू थ्रू सोशल मीडिया हम लोगों तक अपनी अवेयरनेस या अपनी बात जो है वो पहुंचा रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे ये यूट्यूब है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके थ्रू हम काफी हद तक काफी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि हम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और हम ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। और एक और चीज जो मुझे लगता है वो है थ्रू फिजिकल इंटरेक्शन। जैसे हम फॉर एग्जांपल कैंप्स लगा सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, स्कूल सेटअप में, जहाँ पे हम अगर प्रेजेंट होंगे,
हमारी प्रेजेंस शो होगी, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, चले इनसे देखते हैं, पूछते हैं कि ये किन चीज़ों को या किन लोगों को डील करते हैं, किन प्रॉब्लम्स के साथ जो है लोग इनके पास आते हैं और ये क्या सॉल्यूशंस देते हैं। सो आई थिंक ये दो तरीके हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से अब जो है अपनी अवेयरनेस जो है लोगों को क्रिएट कर सकते हैं कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं कौन एंड वो किन किन डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। जी मैम। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अक्सर लोग क्वैक प्रैक्टिशनर्स की तरफ जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हम्म। भी अवेलेबल होते हैं। तो आपके ख्याल में लोगों का इन जाली लोगों की तरफ इतना ज्यादा रुझान क्यों है? अच्छा, इसका जो मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है ना जो क्वैक्स करते हैं वो ये है कि उनको शुगर कोटिंग बहुत अच्छी आती है। उनको कैसे बात लोगों तक पहुंचानी है वो बड़े अच्छे से आते हैं। फॉल्स होप्स देनी, फॉल्स प्रोमिसेस करने, वो जो है वो करते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें पता है कि एक डिसऑर्डर जैसे एक स्टैमरिंग का केस है, कोई इस तरह से ऑटिज्म का केस है, हमें पता है कि ये ऐसी चीज है जो टाइम टेकिंग है, जिसकी थेरेपी होगी और विद इन आप समझे डेज हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं। और हम हर पेरेंट को, आपको भी पता है मैम, कि हम उनको यही कहते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है जिसपे हम कहें कि हाँ जी अब बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम ऐसे कभी भी नहीं कहते। हम हमेशा उनको कहते हैं कि टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आपको शो हो जाएगी, लेकिन हम कभी भी एक स्पेसिफिक टाइम कभी किसी को नहीं देते। बट आई थिंक जो क्वैक्स करते हैं वो यही करते हैं जो हम नहीं करते हैं। सो इसलिए पेरेंट्स को एक फॉल्स होप मिल जाती है कि अच्छा अगर एक क्वैक है, अनप्रोफेशनल एक बंदा है जो थेरेपी फॉर एग्जांपल दे रहा है, वो कह देगा नहीं नहीं 1 महीने में हम आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगे जी, बोलना सिखा देंगे। तो डेफिनेटली फिर पेरेंट्स हमारी जगह उनके पास ही जाएंगे ना, जो उनको ऐसी फॉल्स होप्स, फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये वजह है। और हम इस वजह से एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमें सही से बताया ही नहीं भाई, कि उन्होंने तो ये बोल दिया कि जी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इन्होंने हमें कहा कि जी 1 मंथ में ये हमें बता देंगे या दिखा देंगे कि बच्चा बोलता है। तो फिर वो इस वजह से जो है वो क्रैक्स की तरफ चले जाते हैं और हमारी तरफ जो है फिर लोग कम हो जाते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर क्वैकरी के बारे में जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको कैसे रोका हम्म। जा सकता है, और आप एज अ प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं ताकि पेशेंट्स को क्वैकरी और ऑथेंटिक थेरेपी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अच्छे तरीके से समझने में मदद मिले? हम्म। इसका आई थिंक सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, जो चीज हम कर सकते हैं वो ये है कि हम खुद लोगों तक जाएं, प्रोफेशनल्स तक जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग हमारी तरफ रेफर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। ये सब लोग वो हैं जो हमारी तरफ पेशेंट्स को रेफर करते हैं। तो उन लोगों तक हमें सबसे पहले चाहिए कि हम जाएं और उनसे ये बात करें कि ये हम जो एज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन है और क्वैक्स कौन है, हमें डिफरेंस क्या है और क्यों आपने हमारी तरफ जो है पेशेंट्स को रेफर करना है, नॉट देम। सो ये सबसे बड़ी जो चीज आई थिंक इसमें आती है कि हम किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने को रोक सकते हैं, उसमें आई थिंक हमारा अपना रोल एक बहुत बड़ा है। और आई थिंक हम जिस भी सेटअप में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्लिनिकल सेटअप में हैं, किसी हॉस्पिटल सेटअप में हैं, किसी स्कूल सेटअप में हैं, तो आई थिंक जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है या लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारे तक एक केस लेके आते हैं, उनको ये चीज एक्सप्लेन करनी आई थिंक हमारा उसमें रोल है कि हम उनको बताएं, डिफ्रेंशिएट करें कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वो है जो 4 साल का कोर्स करता है, बैचलर्स करके आता है, उसके बाद मास्टर्स भी करता है स्पीच में, और फिर वो आगे अपनी थेरेपी जो है परसू करता है। और जो क्वैक्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, जो सिर्फ डिप्लोमा करके स्पीच में कुछ छोटा मोटा कोर्स करके आ जाते हैं। सो हमने जो पेशेंट्स हैं वो आपने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की तरफ भेजते हैं, नॉट क्वैक्स जिनका बैकग्राउंड ही बहुत ज्यादा एम्बिगुअस हो या अनक्लियर सा हो रिलेटेड टू स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों के पास फाइनेंशियल कोस्ट्रेन्स भी होते हैं ना, जो उन्हें क्वैक प्रैक्टिशनर्स की तरफ ले जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से पेशेंट्स जो हैं वो क्वैकरी का शिकार हो सकते हैं, और इसका हल क्या हो सकता है? लेकिन एक मेरा जो एक्सपीरियंस पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन कि पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ अमाउंट टू दैट क्वैकर्स,
एज वेल। और जब कोई प्रोफेशनल जो है वो आपकी असेसमेंट के लिए भी आपसे कोई चार्ज नहीं करता, तो फिर भी जी पेशेंट्स टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड ऑल दैट। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, आई थिंक ये जो पैक्स होते हैं ना, इनकी मार्केटिंग स्किल्स बड़ी अच्छे होते हैं, हम्म। मुझे ये लगता है। उनको मार्केटिंग करनी आती है, उनको अपना ब्रांड कैसे आगे लेके जाना है, उनको ये चीज आती है, क्योंकि थेरेपी तो इनको आती नहीं है जो बात है। हाँ। तो उनको बाकी और चीजें, जिस तरह से ग्रैब करना है कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कैसे अपनी जो है वो बात पहुंचानी है, वो उनको बहुत अच्छे से आती है। सो हम्म। आई थिंक वो एक चीज जो हम लैक करते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें अपने डोमेन में रहना आता है, हमें अपना काम बहुत अच्छे से आता है, सो वी नो कि हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर देम, उनके केस में सिर्फ मार्केटिंग ही है, बिकॉज उनको पता है कि अगर कोई काम के बारे में बात करेगा, सो उन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम्म। इससे वो क्या करते हैं, वो अपनी मार्केटिंग ही इतनी अच्छी कर देते हैं कि पेरेंट्स को कोई वो चीज उनके माइंड में रहती नहीं है कि कोई सवाल वो पूछ सकें। वो डायरेक्टली उनके पास चले जाते हैं, अगर वो ज्यादा पैसे भी लगाएं तो वो चले जाते हैं। जाहिर है, अगर कोई बात जिसे कह दे कि आपके बच्चे को मैं इतने टाइम में ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं इतने चार्जेस लूंगा, तो जाहिर है वो फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो मजबूर होते हैं, उनको है चलें ठीक है, इतना ज्यादा पैसा हमने इस स्पेसिफिक टाइम के लिए लगाना है ना, तो फिर हम इनके पास चले जाते हैं। वो जो दूसरी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, वो तो हमें वैसे ही इतना ज्यादा टाइम कह रही हैं, सो बेटर नहीं है कि हम इनको पैसे ज्यादा दे दें और जल्दी से थेरेपी करा के बच्चे को फ्री कर दें। तो ठीक है। एक ये माइंडसेट होता है जिसकी वजह से आई थिंक कि वो बैक्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, जी अब एक और क्वेश्चन जो है वो मैं ट्रस्ट इश्यूज के बारे में करना चाहूंगी कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि अक्सर लोगों का ट्रस्ट क्वैक प्रैक्टिशनर्स पर ज्यादा होता है, जबकि प्रोफेशनल एसएलपीज पर इतना हम्म, नहीं होता। तो आप क्या समझती हैं कि ये जी जी। ट्रस्ट इशू क्यों होता है, और आप अपने पेशेंट्स का ट्रस्ट इशू जो है वो कैसे जीत सकते हैं? ट्रस्ट इशू क्यों होता है? जाहिर सी बात है, वो पेरेंट्स को इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत अनक्लियर होते हैं, परेशान होते हैं हाँ। अपने बच्चों को लेके। वो जाहिर है, उनका एक बच्चा जो समझे 3 या 4 साल से बोल नहीं रहा, ठीक है, हम्म। उनको वैसे ही उस इशू की बहुत ज्यादा परेशानी होती है पेरेंट्स को। तो जाहिर है वो, उनको कोई अच्छा थेरेपिस्ट जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, उसमें जाहिर है पेरेंट्स भी टाइम देते हैं। हम्म। जो मैं अपनी थेरेपी में यूज करती हूँ वो यही है, और मैंने बहुत से थेरेपिस्ट को देखे, वो भी यही करते हैं, जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, मैम जैसे आप भी, कि हम पेरेंट्स को अपने सेशन में बिठाएं, हम्म। उनको लूप में रखें, उनको बताएं कि हम ये जो है बच्चे के साथ काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट में हम काम करने लगे हैं, पीकाबू पोएम्स, कोई भी चीजें हम पेरेंट्स को बताएंगे कि हम अब ये जो एक्टिविटी है ये हम करवा रहे हैं आई कांटेक्ट के लिए। इसी तरह से अगर हम टर्न टेकिंग की तरफ ला रहे हैं, तो वो हम पेरेंट्स को बताएंगे। सो आई थिंक वो एक ऑटोमेटिकली ट्रस्ट जो है वो पेरेंट्स का बिल्ड हो जाता है विद इन अ फ्यू सेशंस। जब वो आपके देख लेते हैं कि नहीं नहीं, इनको काम आता है, ये हमारे बच्चे के साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो हर चीज जो है उसमें हमें लूप में रख रही हैं, हमें बता रही हैं कि वो किस चीज को कैसे और क्यों करवा रही हैं, सो एक ट्रस्ट जो है ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। तो ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक हमें भी पेशेंट रहना चाहिए, और हमें पेरेंट्स को अपनी थेरेपी में इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए, जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है। अच्छा, क्वैकरी के जी खिलाफ किस किस्म की रेगुलेशंस होनी चाहिए, और क्वैकरी की कमी से आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? आप किस तरह से रेगुलेटरी बॉडीज को इस मसले की अहमियत समझा सकते हैं? क्योंकि देखने में यही है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है। और इवन आई एम वर्किंग देयर, मैं यहाँ इधर काम कर रही हूँ कीनिया में, तो यहाँ भी ये सीन है कि अगर हमारी एक एसोसिएशन है तो उसके अंदर रजिस्टर्ड सिर्फ वही है जो एक प्रोफेशनल है। ठीक है। और जी जी। यहाँ पे हमारी एक सीपीटीज हो रही होती हैं एवरी मंथ। वो हमें डे डे बाय डे किसी ना किसी ट्रेनिंग पे काम करवा रहे होते हैं ताकि हम अप टू डेट रहें अपनी फील्ड में। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगी? जी जी। मुझे जहाँ तक लगता है कि डेफिनेटली हमें अपनी एज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आई थिंक हम सबको यूनाइट होने की बहुत ज़रूरत है हम्म। ऐसे केस में, बिकॉज हमने ये देखा है कि इस चीज़ का क्वैकरी का रुझान अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम्म। और सेम इसी वजह से जो बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही हार्ड वर्किंग स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं इसी वजह से। एंड एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, मैंने डिफरेंट सेटअप्स में जाहिर है मैं इंटर्नशिप्स भी कर चुकी हूँ, मैंने इन्वायरमेंट्स भी देखे हैं, फिर वही बात है, आपको अपने जूनियर्स एंड सीनियर्स से आइडिया भी होता है।
क्वैक्स की वजह से हमारे अपने प्रोफेशन की एक वर्थ जो है वो बहुत गिर गई है। हम्म। बहुत से लोग हैं जो हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको लगता है अच्छा ठीक है, ये जो थेरेपिस्ट है ये अगर चली भी जाएंगी छोड़ भी देंगी तो क्या है, हमें इस तरह से और मिल जाएंगे। जबकि वो फिर क्वैक्स की तरफ चले जाते हैं। इससे एक और इशू जो हमें फेस करना पड़ता है वो ये भी है कि हमारी सैलरीज, जो एक स्पेसिफिक सैलरी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैम जैसे एक इंडिविजुअल है जो बैचलर्स करके आया है, जो ये वाली मास्टर्स लाइन भी कर जरा चुका है, रिपीट जिसका करिए क्योंकि एक्सपीरियंस आपकी भी है, आवाज कट रही थी उसको यहाँ पे। अगर जेनेट, ये इसको रिपीट कर दें, सैलरीज वाली जी बात ना रिपीट कर दें जी क्योंकि जी आपकी अच्छा वॉल्यूम नहीं आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी। जी जी ठीक है चलो। जी जी ठीक है। सो जी सो एक और इशू जो मुझे अपने जूनियर से अपने सीनियर से सबसे पता लगा वो ये है कि सैलरीज का बहुत बड़ा इशू हो गया है। बिकॉज क्वैक्स इजीली किसी भी सैलरी पे या किसी भी पे स्केल पे जॉब करने को रेडी हो जाते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज देखिए हम 4 साल बैचलर्स करके आए हैं, उसके बाद मास्टर्स में हमने 2 इयर्स लगाए, साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस भी होता है। तो जब हम मास्टर्स करके किसी स्पेसिफिक जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू करने जाते हैं, हमें वो जिस तरह का पे स्केल देते हैं वो हमें सूट ही नहीं करता। एंड जब वो ऐसी बात करते हैं कि आपसे पहले जो कैंडिडेट आया है उसका तो वही बात है, उसका ऑब्वियसली उनको पता होगा कि एजुकेशन भी इतनी नहीं है, वो बता भी देते हैं कि वो उनका इतना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये है कि वो कम सैलरी है उनकी, सो हम फिर आपकी जगह उनको रखने का सोच रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को इतने पैसे। सो उसकी जगह वो ये करते हैं कि 2 रख लेते हैं, वैक्स रख लेते हैं। बट इससे इन दी एंड क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट का नुकसान हो रहा है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो यही आ रहा है कि जो थेरेपी है फिर वो क्वालिटी उसमें नहीं होती है। बहुत सी इरेगुलरिटीज और बहुत इनएफिशिएंसी हमें नजर आती है। सो आई थिंक इन सब इश्यूज को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, नॉट पाकिस्तान की तो चले पंजाब की ही हम ले लें, बट हमें अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी और उसमें आई थिंक हम सब स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को जो है इस चीज पे इस इशू को उठाना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैम मैं बात करूं आप बात करें, हम 2 लोग हैं, हम लोगों को इजीली लोग चुप भी करा लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब एक पूरा का पूरा लॉट होगा, पूरा ग्रुप होगा, वो एक ही बात करेगा कि हमें इस तरह से चाहिए कि हमारी प्रॉपर एक वैल्यू, हमारी वर्थ, हमारी सैलरी, हमारी एजुकेशन, उसके हिसाब से हमें एक प्रॉपर एक इम्पोर्टेंस दी जाए हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ऑब्वियसली आई थिंक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और उससे क्वैकरी का रुझान भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपकी इस बात से ही मेरे माइंड में एक और चीज आई है कि मेन जो हिंड्रेंस होती है, क्योंकि हमारी फील्ड में ज्यादा जी गर्ल्स जी हैं, ठीक है, और वो हम्म होता ही है कि शादी से पहले अगर वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो शादी के बाद मोस्टली वो प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। और जब वो काम जो प्रैक्टिस करना चाह रही होती हैं, क्लिनिक करना चाह रही होती हैं, तो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो इतना अच्छा काम कर रही थी फील्ड में, लेकिन हम्म उनकी शादी हुई और फिर हम्म, उसके बाद जो है हो शादी के बाद जाते हैं, चीजों को उस तरह कंटिन्यू परसों नहीं नहीं कर करती। पाई। और जी सेकंड चीज ये है कि जाहिर है फैमिली कोई भी इतना अलाउ नहीं करती आपको कि आप जाएं और जाके कोई प्रोटेस्ट करें या कोई ऐसा कुछ करें, कोई स्टेप लें। तो ये भी सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा एक ड्रॉबैक की तरह है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि हमारी फील्ड में, बाकी भी फील्ड्स में होता है कि एक जेलेसी फैक्टर बहुत आ जाता है कि अच्छा हम्म, अगर इसको मैंने कुछ बता राइवलरी। दिया तो कोई ये ना हो कि वो मेरे से आगे चला जाए। लेकिन सिर्फ ये बात समझने की जरूरत है कि आपकी स्किल्स आपके हैं। अगर आप किसी के पास पेशेंट भेज रहे हो या आप किसी को कोई नॉलेज दे रहे हो तो आपने अपना नॉलेज स्प्रेड किया है। लेकिन अगर आपके दिल में जरा सी भी एक चीज होगी ना कि मैं इससे जल रहा है, अगर ये मेरे से ज्यादा चला गया तो कहीं ये मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए, तो आपके पास तो वो स्किल्स हैं, आपके स्किल्स को नहीं ना कोई लेके जा रहा। तो ये भी एक बिल्कुल। बड़ा मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है हमारे पास। थैंक यू मैम। मैम इसमें मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ का जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आपको जरूर इसमें जो है शाउट आउट देना चाहूंगी कि यू वर द फर्स्ट प्रोफेशनल जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया एंड मुझे थैंक यू। ट्रेन किया। सो ऑब्वियसली वो एक चीज है जो हमेशा जिसकी वजह से मतलब मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट जज़ाकल्लाह। कि मुझे कितनी अच्छी सीनियर, और ऐसे सीनियर्स वाकई में बहुत कम है, और आई थिंक आई वाज लकी कि मुझे आप जैसी सीनियर मिली उस टाइम पे, वरना वही बात है जो आप सही
राइवलरी वाले इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आई थिंक आपने खुद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के स्टार्ट में शायद जो है वो फेस किए होंगे। बट ये है कि वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एज एसएलपी सबको यूनाइट होना चाहिए और अपनी इनसिक्योरिटीज को थोड़ा सा साइड पे रखे। ये मेन हमारा जो पर्पस है वो यही होना चाहिए कि हमने पेरेंट्स को क्वालिटी थेरेपी देनी, क्वालिटी मैनेजमेंट देनी है। सो अगर हम उस माइंडसेट से आई थिंक काम करें तो हम कर भी सकते हैं। बट यस, जेलेसी फैक्टर, राइवलरी और ये चीजें जो हैं वो वाकई में जो आप कह रही है ना कि हम शायद अपनी आवाज यूनाइट होके नहीं अगर रेस कर पा रहे, वो आई थिंक इस वजह से है कि हम खुद जो हैं अपने इश्यूज में इतने फंसे हुए हैं कि उससे अगर हम शायद निकलें तो हम काफी आगे जा सकते हैं। ऐसे। और मैंने पाकिस्तान से बाहर निकल के ये चीज बहुत सीखी है कि हमारी जब ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं तो एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू, और वो लोग इतना हम्म। वार्म वेलकम करते हैं जब मैं उनके साथ से अपने हम्म। इश्यूज डिस्कस करती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे ये भी चीजें फेस करनी पड़ी, ये भी फेस कर, एंड दे आर वेरी अच्छा। वेलकम। हम करवा वाह। देंगे, हम ट्रेनिंग्स कर देंगे, एंड दे आर वेरी हमारे तो वेलकमिंग। इधर है ही कुछ नहीं। हमारे इधर है ही नहीं। बट आई आई रियली विश कि ऐसा ऐसा हो, बिकॉज हमारे जूनियर्स, वही बात है, जो इस प्रोफेशन में आए हैं, जाहिर है उनको भी गाइडेंस की जरूरत है। और जो हमारे सीनियर्स हैं जिनके पास इतना ज्यादा नॉलेज है, आई थिंक उनको शेयर करना भी चाहिए ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। और इन दी एंड जो हमारी प्रायोरिटी है कि पेशेंट्स को हमें सेटिस्फाई करना है, वो हम कर सके ना। जी। अच्छा, और एक और चीज जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही बताएं। करना चाह रही हूँ कि क्वैकरी से आपके प्रोफेशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे क्या अफेक्ट हुआ है, और आप इस तरह से अपने प्रोफेशन की रेपुटेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि इस सब चीजों के बावजूद आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम्म। एक तो क्वैक्स जो है ना, मुझे ज्यादा लगता है वो होते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ये हम्म। वो वाली मिसाल ना इन लोगों पे सही बैठती है। ये लोग स्पेशल एजुकेशन में बैचलर्स कराते हैं, मैथमेटिक्स में कराते हैं, उर्दू में कराते हैं, और इस तरह की मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते। एंड देन वो या तो डिप्लोमा कर लेते हैं स्पीच में या मास्टर्स कर लेते हैं। इवन साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो उनकी अपनी फील्ड है काफी, वही बात है, वास्ट फील्ड है, उसको वो परसू नहीं करते हैं। वो भी स्पीच में आ जाते हैं कि भाई हम स्पीच भी कर लेते हैं, हम साइकोलॉजी भी कर लेते हैं। तो वो जो चीज है, मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा वही बात है, हमारी जो थेरेपी है उसकी क्वालिटी नीचे चली गई है। और डेफिनेटली जब क्वालिटी नीचे चली जाती है, क्रेडिबिलिटी ओवरऑल जो है वो भी इफेक्ट हो जाती है। सो इसके लिए आई थिंक जो हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो यही है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें कि आपने ऐसे ही प्रोफेशनल के पास जाना है जिसकी प्रॉपर एजुकेशन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में ही हो। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं ये नहीं कहती कि उसने मास्टर्स किया हो, अगर उसने 4 साल का कोर्स भी किया जैसे बैचलर्स किया हुआ है इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, आई थिंक वो बेस्ट केस सिनेरियो है हमारे लिए कि हम उन पेशेंट्स को उनकी तरफ भेज दें। किसी भी, अब तो माशाल्लाह से आई थिंक हमारी जो जूनियर्स हैं, मैम आपको भी आइडिया होगा, पंजाब में तो इन एवरी ऑलमोस्ट सिटी हमें मिल जाते हैं कोई ना कोई स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जिसने 4 इयर्स बैचलर्स किया हुआ है, वो बैठी हुई है, बैठा हुआ है। सो आई थिंक एज प्रोफेशनल्स हमें भी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये अवेयरनेस मतलब कि क्रिएट करें कि आपने सिर्फ ऐसे लोगों के पास जाना है जिनका प्रॉपर 4 इयर्स का या 6 इयर्स का जो है क्योंकि स्पीच होता यही है ना कि अब 4 इयर्स बैचलर में आपकी रोटेशंस भी पैथोलॉजी होती हैं। वाली एजुकेशन है। जी। हम्म। रोटेशंस जी होती हैं आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जितने भी हैं, बहुत ज्यादा लोगों की। इंटर्नशिप्स होती जी हैं। तो 2 2 इयर्स में बिल्कुल। आप सिर्फ पढ़ सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल। मतलब एमएस में कोई रोटेशंस नहीं होती हैं। जी, कोई रोटेशन नहीं है। सो हम्म। आप ये आइडिया लगा लें, फिर जो डिप्लोमा करके आते हैं वो क्या ही फिर करते हाँ, होंगे जो सिक्स ऐसी। मंथ्स का या थ्री इवन मंथ्स का कोर्स ये फ्यू करके डेज बैक मेरे स्पीच साथ, थेरेपिस्ट बन जाते हैं। हम्म, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। फ्यू डेज बैक आई जी। जस्ट चेक द पोस्ट एफबी पे, एक पोस्ट थी हाँ। फेसबुक पे। तो उस पे जी उन्होंने कहा हुआ था कि मुझे अपनी चाहिए असाइनमेंट के लिए या किसी चीज के लिए ना, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, और मुझे आप अपने केसेस जो हैं वो मेरे साथ आप शेयर कर दें, और उसकी बेस पे मैं अपनी जो है वो असाइनमेंट वगैरह कुछ बनानी है। तो ये तो हाल है कि आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी, किसी के बने बनाए काम के ऊपर जो है
आपने अपना महल तामीर करना होता है। तो इस तरह ऐसे के ही। जब प्रोफेशनल्स फील्ड में आते हैं, तो फिर यही लोग होते हैं जो पेशेंट्स के साथ जो है वो इतना काम खराब करते हैं, और फिर पेशेंट्स कहते हैं कि स्पीच थेरेपी तो फील्ड ही अच्छी नहीं है, और थेरेपिस्ट जो है वो कुछ भी डिजास्टर नहीं करते करते। हैं। जी जी, बिल्कुल। वही है। एग्जैक्टली exactly. अब सेम इसी तरह मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि एथिकली हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। हम्म। सो ऐसे भी हैं, वही बात है, जिनको हमारे प्रोफेशन का आइडिया ही नहीं है, वो तो फिर हर चीज ही डालेंगे ना इसमें, कि हाँ। आप मेडिसिन भी दे दें, ये भी कर हम्म। दें। जबकि हमारी जो फील्ड है वो तो थेरेपी रिलेटेड है, उसमें तो मेडिकेशन का कोई काम ही नहीं है। सो ये जो क्वैक्स हैं, इसलिए भी वही बात है, हमारे एक प्रोफेशन के ऊपर एक दाग बन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं पेरेंट्स को। और उस इसलिए वजह से हमें कोई इशू नहीं है, हमारा अगर अल्लाह ताला ने रिसारा है, वो सबसे अलार्मिंग है हमारे लिए। जी। अच्छा, क्या आप किसी और प्रोफेशनल्स, किसी और फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ मिलके क्वैकरी के खिलाफ काम कर सकते हैं? और अगर हम बाकी प्रोफेशनल्स के साथ मिलके ही काम करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा? ये इश्यूज जो मैंने देखे हैं, ये सारी मुझे लगता है एलाइड हेल्थ साइंसेज वाले जो प्रोफेशंस है ना मैम, उसमें मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे ऐसे हुआ है। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेवल पे जो हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उस फील्ड की, क्योंकि उन्होंने शायद मास्टर्स किया या डिप्लोमा किया है उस स्पेसिफिक फील्ड का, तो वो जो है वो उनकी जॉब्स हुई नहीं है वहाँ पे, जो कि बहुत एक वही बात है, सीरियस मैटर है, कि इस तरह से बहुत से जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं हमारे, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट भी हो गए, ये सारे जो हैं ये इफेक्ट हो रहे हैं क्वैकरी से। मोस्टली अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस जो हैं वो हो रहे हैं, लाइक आई सेड बिफोर। तो यस, ये इशू जो है हम सब ने भी डिस्कस किया, बिकॉज मेरी बहुत से एलाइड प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि हम लोग जब बैचलर्स भी करते हैं तो हमारे साथ इंटरेक्शन होती है सबकी, मैम आपको भी आइडिया है। फिर मास्टर्स में भी हम जो हैं उसी डिपार्टमेंट में होते हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट में। सो हम एक दूसरे की जो इश्यूज हैं उनसे रिलेट भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक ये इशू जो है वो सब प्रोफेशंस का है, एंड इसको हाईलाइट करने के लिए भी हमें सब जो है मिलके वो डेफिनेटली काम करना भी चाहिए, और हम कर भी सकते हैं। और आई थिंक उससे यही होगा कि एक तो ये है कि जब हम एज एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी बात आगे रखेंगे, तो डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट को एक्शन तो लेना पड़ेगा ना वैक्स के अगेंस्ट, बिकॉज वही बात है, उनके भी फील्ड में उतने ही इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जिस तरह से हमारी फील्ड में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वैक्स। अब कोई भी फॉर एग्जांपल इंसान है जिसने बैचलर्स किसी और फील्ड में किया है, न्यूट्रिशन में मास्टर्स कर लिया है, वो क्या ही आपको डाइटरी रिकमेंडेशंस देगा, और वो कितनी ही, वही बात है, रेलेवेंट और क्रेडिबल हो। हम्म। सो डेफिनेटली टैकल करने के लिए भी हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है, ताकि हम इस चीज को फेस कर सकें। थैंक यू सो मच जेनेट, आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है और हमने आज बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो देखने वाले भी इस क्वैकरी के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे, और जो एक्यूरेट ट्रीटमेंट है, जो ठीक ट्रीटमेंट है, उसको एनहेंस करेंगे। हमारी दुआ है कि आप जैसे प्रोफेशनल्स लोगों की ऐसे ही मदद करते रहें। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी भी, आपके लिए भी सेम दुआएं हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस इनिशिएटिव। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड मैं आपकी सारी वीडियोस आगे भी हम सब लोगों के लिए जो है वो बनाती रहें और शेयर करती। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू अगेन। सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए एंड तक, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए मजीद लेके आऊंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और इस तरह की वीडियोस देख सकें और हम आपको और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकें। इसे बाय बाय टू एवरीवन। यस, कीप वॉचिंग। देखते रहें, वीडियोस देखते रहें। बाय।